अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर प्रेजेंटिंग यू द प्रोग्राम पल्स। वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखें कि द शरीफ फैमिली जो कल तक जिन सहाफ़ियों को भोंकू करार दे रही थी, आज उन्हीं में से एक की उनको शदीद गवाही की शदीद ज़रूरत है अपना लंदन प्लान स्टैब्लिश करने के लिए, जिसके तहत वो कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट टॉपल की गई इन 2017। तो इस आयरनी ऑफ द सिचुएशन, इस पे हम बात करेंगे और आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि डेफेमेशन लॉ जो है, जिस पे सारी सहाफ़ती कम्युनिटी जो है वो सरापा एहतजाज है, बट द गवर्नमेंट जिसे कह लें कि नॉट बजिंग फ्रॉम इट्स स्टांस, इट्स गिविंग अ डैम टू इट। और थोड़ी बात करेंगे चल के कि द पॉलिटिक्स ऑफ इमरान खान, जो बैक टू बैक उन्होंने एक आर्टिकल ब्रिटिश न्यूज़पेपर में छपवाया या दिया, और उसके बाद फिर हम कंट्रोवर्सी ऑफ हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट और वीडियो जो उन्होंने अपलोड की अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, और जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस पे बात करेंगे। हमारे साथ नॉन पॉलिटिकल कमेंटेटर तज्जियाकार जो हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फरूक हमीद साहब हमारे साथ हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेडियर साहब, वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखें, नवाज शरीफ साहब ने मुबश्शिर लुकमान साहब का नाम लिया, एंकर हैं, और इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि 2014 में लंदन प्लान बना था और इसका जो आई विटनेस अकाउंट है वो मुबश्शिर लुकमान है, और मुबश्शिर लुकमान साहब वही हैं जिनके हवाले से मतलब शरीफ्स की बहुत ज़्यादा मतलब वो डिक्लेयर करते थे कि ही इज़ वन ऑफ देम, जिनको मरियम नवाज साहबा ने पब्लिकली, उनकी ऑडियो भी लीक हुई थी, भोंकू करार दिया था, आल्दो के इनका नाम नहीं था उसमें, लेकिन सारी उस लिस्ट में था क्योंकि ये बहुत एंटी शरीफ्स होते थे। और इवन इस तरह की भी बातें आई कि इनको डिटेन भी किया था द शरीफ फैमिली ने, एक इंटरव्यू के चक्कर में काफ़ी मसले मसाइल हुए थे। तो आज देखें कि उनको मुबश्शिर लुकमान की गवाही की ज़रूरत पड़ गई अपना जो केस है उसको प्रूव करने के लिए कि लंदन प्लान बना, और ISI के फॉर्मर चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम साहब ने वो प्लान बनाया, और उस टाइम पे ताहिरुल कादरी साहब और बाकी लोग लंदन में मौजूद थे, खान साहब भी थे, इमरान खान, और फिर धरने शुरू हुए। धरने के बाद फिर डॉन लीक्स आया, डॉन लीक्स के बाद पनामा आया, पनामा के बाद नवाज शरीफ घर चले गए जुलाई 2017 को। तो ब्रिगेडियर साहब इसमें बताएं कि क्या जरूरत पड़ गई मुबश्शिर लुकमान का नाम लेने की इनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। वैसे तो आपको मालूम है कि जनरली मुबश्शिर लुकमान साहब जो हैं वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सन है और उनकी लॉयल्टी का कभी पता नहीं लगता। वो तो इमरान खान के कंटेनर पर भी चढ़ गए थे, ठीक है ना जी। और वो मलिक रियाज साहब के बड़ा मशहूर जो इंटरव्यू हो रहा था जियो टेलीविजन पे, उस पर भी वो बैठे थे, और बहुत ही मिस्टीरियस किस्म की वो एक्टिविटीज की बातचीत होती वगैरह वगैरह। तो एक कंट्रोवर्शियल पर्सन है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। अब आई डोंट नो कि मियां साहब को और कोई नहीं मिला लंदन प्लान की, मुबश्शिर लुकमान ही मिल गए। देखिए बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का एक मसला मैं देखा हूँ कि वो अब जो ग्रेट लीडर होते हैं वो कभी माजी की चीजों पे नहीं इन्हिसार करते, वो आगे देखते हैं, वो आगे उनका विजन होता है कि कैसे अवाम के मसाइल जो है वो हल करने हैं, कैसे चैलेंजेस को मीट करना है, कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ अवाम की जो है वो बेहतर करनी है। वो मैंने नोट किया कि वो हमेशा अपनी जात में इन्वॉल्व रहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, मेरे से क्यों ये किया गया, वो उन जजेस ने मेरे साथ क्या किया, और फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी जो 2014 में DBISI थे, तो वो जिसको कहते हैं ना, उनको एक ऑब्सेशन सी हो गई है विद द नेम ऑफ ज़हीरुल इस्लाम। अब देखिए वो जो झगड़ा हुआ था, मुझे आज भी याद है उसके मुहर्रिकात, आई वाज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व। चाहे डॉक्टर कादरी साहब का वो लॉन्ग मार्च हो या इमरान खान का लॉन्ग मार्च हो, बिल्कुल कादरी साहब की जितनी तैयारी थी 2014 के धरने में, बिल्कुल हम चाहते थे मिनाजुल कुरान रेगुलरली उनसे मुलाकातें होती, सारी दुनिया मिलती थी। और खासकर आपको मालूम है 16 जून 2014 को उनके जनाब 14 उनके जो वर्कर्स हैं जिसमें 2 खवातीन थे, उनको पॉइंट ब्लैंक सामने मारा गया। वेरी अनफॉर्चुनेट
पंजाब पुलिस देखे ना ये, और राणा सनाउल्लाह आपके मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर थे, सारा ऑपरेशन जी वो लॉ मिनिस्टर थे, सारा ऑपरेशन ओवरसी कर रहे थे जी। तो बिल्कुल देखिए बात यह है कि डॉक्टर कादरी का जो लॉन्ग मार्च था वो बिल्कुल जो उनको इंसाफ नहीं मिला अपना सानिया मॉडल टाउन में, वो उसका एक रिएक्शन था, नेचुरल रिएक्शन था। और वो पार्टी वो माशाल्लाह खुद भी उस वक्त सेहतमंद भी थे, अब तो खैर उनकी सेहत होगी कि वो माइग्रेट करके उन्होंने सियासत भी छोड़ दी, कनाडा चले गए, लेकिन उस वक्त ही वो वेरी एक्टिव। और मुझे याद है कि बड़ी फॉलोइंग थी न सिर्फ मिनहाजुल कुरान की बल्कि और पॉलिटिकल पार्टीज, इवन इमरान खान की पार्टी पीटीआई जो है वो इनको बहुत सपोर्ट करती थी, और बाकी पार्टी के जनाब इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ। और जुल्म आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब को ये बात याद नहीं आती है, पीएमएलएन वालों को ये बात याद नहीं आती है, हमारा मीडिया भी भूल गया कि आज तकरीबन 9 साल और 11 महीने हो गए, बल्कि 9 साल और 11 महीने प्लस अगले महीने 16 जून को 10 साल हो जाएंगे। आप देखें कितनी शर्म का मकाम है हमारे लीगल सिस्टम का, हमारे निजाम इंसाफ का, कि अभी तक मॉडल टाउन के वो लोग जो के मेन खिलाड़ी थे उनका जीआईटी से मामला आगे नहीं चला। एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है वो उसमें कोई हियरिंग भी नहीं हुई है, और पुलिस वाले भी आगे पीछे हो गए। ब्रिगेड साहब, और जो बड़े पुलिस वाले सस्पेक्ट थे मेन, उनको बड़ी प्राइसी किस्म की पोस्टिंग मिली है उसके बाद। जी उनमें मुझे याद है जो उस वक्त होम सेक्रेटरी थे वो बाद में चले गए, अपना उनको भेजा गया WTO में, वो 3-4 साल वहां पर रहे। पुलिस ऑफिसर कुछ देर कईयों को डिटेन किया, उसके बाद वो भी बिल्कुल करके फारग हो गए, ठीक है ना जी। और जो पुलिस सरकार से कुछ चंद दिन के लिए फिर वो भी चले गए। और मुझे याद है साकिब निसार साहब ने जब वो चीफ जस्टिस थे बाकायदा लाहौर में उन्होंने लाहौर रजिस्ट्री में एक सानिया मॉडल टाउन की जो विक्टिम थी लेडी, उसकी बेटी की पिटीशन मंजूर की थी कि इमरजेंट बेसिस पे इस केस को मुकम्मल किया जाए। और मुझे याद है कुछ 10-12 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया था कि इसको निपटाएं, लाहौर हाई कोर्ट जियो भी कुछ भी नहीं हुआ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नवाज शरीफ साहब को वो चीज याद नहीं आती है कि इतना जुल्म हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर थे और शहबाज शरीफ ना इन दिस बैकग्राउंड ये धरना हुआ। और इमरान खान का मुझे अच्छी तरह याद है वो क्या कौन था वो जनाब 2013 के जो इलेक्शन हुए थे, जिसमें आपको मालूम है कि 4 हल्कों जो है सारी लड़ाई हुई थी, सारी पॉलिटिकल टेंशन हुई थी। ये नवाज शरीफ वगैरह ये लोग पार्लियामेंट में थे, वो नहीं मान रहे थे, उनकी मैं ख्याल 35 सीटें थी पार्लियामेंट में, वो निकल आए। और फिर ये पूरी मूवमेंट जो है 14 अगस्त 2014 को शुरू हुई, और वहां पे जाके फिर ये कंबाइन हो गए, अपना काजी साहब भी और इमरान खान की, और वो डी चौक चले गए। काजी साहब तो 67 डेज के बाद धरना छोड़ के आ गए, और इमरान खान 127 दिन, और आपको मालूम है कि वो जो हुआ था साने 81 से हुआ, उसके बाद उन्होंने एकदम अपना कॉल ऑफ कर दिया और बड़ा सानिया हो गया। तो मैं कहने का मैं ये चाहता हूँ कि पहली बात, नवाज शरीफ साहब क्यों उस जमाने में जो DGI से थे अपना जनरल डेविड साहब, एक तो उनका नाम बार बार लेते हैं, कभी वो नाम लेते हैं जनाब जनरल फैज हमीद का, वो अब लेना छोड़ गए। अब जनरल बाजवा और फैज हमीद का नाम जब से अब गवर्नमेंट में आए हैं 3 महीनों से, जिसे कह लें कि ये 2 नाम उनकी जुबान पे आपको नहीं मिलेंगे। ये दो नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जहीरुल इस्लाम का नाम लेंगे बार बार, ठीक है ना जी। और इनको पता होना चाहिए था कि अगर जहीरुल इस्लाम जो है मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने कोई साजिश की थी, मुझे आप ये बताएं कि जनरल राहिल शरीफ जो आर्मी चीफ थे, जनरल राहिल शरीफ ने दोनों इमरान खान को डॉक्टर कादरी को बुलाया था, आपको याद है ना? जी बिल्कुल बुलाया था जी उसमें, और 3-4 घंटे मुलाकात हुई थी, और उनकी डिमांड क्या थी कादी साहब की कि जनाब शहबाज शरीफ वहां पर ज्वाइन करे और हमें इंसाफ मिले, मॉडल टाउन का बाकायदा लोग पकड़े जाए वगैरह वगैरह, और FIR हमारी कटवाई जाए जो हम FIR करेंगे, ठीक है ना जी। और इमरान खान का ये, तो उसमें फिर क्या हुआ कि कंट्रोवर्सी क्या पड़ गई कि जनाब इन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ शुड ऑल्सो रिजाइन, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा मैं रिजाइन नहीं करता हूँ, बल्कि नवाज शरीफ ने कहा कि जी ये आर्मी चीफ होते कौन है, इनको बुला के जनरल रहील चीफ और गुफ्तगू करने वाले। आज भी याद है ISPR ने उस वक्त DISP ने कहा था, आके क्लैरिफाई किया कि जनरल रहील चीफ ने जो इन दोनों को बुलाया था धरने के दौरान, वो नवाज शरीफ साहब हुकूमत के कहने थे कि जनाब आप बीच में आए, आप हमारी मदद करें।
تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب جو ہے نا ان کو کوئی فوبیا ہو گیا ہے کہ بریگیڈ صاحب یہ فوبیا اس لیے شاید ہوا ہے کہ وہ لندن پلان کی کافی بات جو بانی پی ٹی آئی کرتے ہیں عمران خان لوگ تو کہتے ہیں لندن پلان ایکچولی کیا تھا یہ جو وہاں پہ لندن میں 4 سال بیٹھے رہے ہیں پتہ نہیں کون کون دنیا ان کو آ کے ملتی رہی ہے. تو میرا خیال یہ وہ اس کے ساتھ کنفیوز کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ مطلب اس لندن پلان کو بھول جائیں. جو لندن پلان 2014 میں ہوا تھا وہ اس لیے اس کنٹروورسی کو دوبارہ لا کے جو یہ آن گوئنگ چیز ہے لندن پلان کی جس کے تحت آگے عمران کی گورنمنٹ جو ٹاپل کی گئی تو وہ اس سے جسے کہہ لیں کہ توجہ ہٹانے کے لیے توجہ یا کہہ لیں کہ اس کو سارے کو کنفیوز کرنے کے لیے ایک کہا جا رہا ہے کہ مطلب بات یہ ہے کنفیوزی. آپ کو یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب لندن میں یہ 3 سال رہے ہیں تو وہاں سے یہ کیا کرتے تھے, یہ جنرل باجوہ کے خلاف کس قسم کی گفتگو کرتے تھے وہاں سے بیٹھ کے, لیکن ڈیل بھی اسی کے ساتھ کی. اس کے بعد گفتگو کے بعد ڈیل بھی اسی سے کی. ڈیل بھی اسی سے بالکل ایبسولوٹلی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یہ جو باہر گئے تھے وہ تو بات ابھی کلیئر ہے, وہ تو ساری چیزیں آ گئی. کوئی جنرل باجوہ اور یہ ان کے اپنے لوگوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ کے کی اجازت کے بغیر یا ان کی سہولت کاری کے بغیر یہ جا تو نہیں سکتے تھے نا باہر لندن جو 2019 میں. اور دوسری مزے کی بات دیکھیں کہ انہوں نے جانے سے پہلے باقاعدہ وہ جو پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم تھی جو جسٹس کھوسا صاحب نے کہا تھا کہ آرمی چیف کی سیشن کے بارے میں ووٹ کیا تھا باجوہ کو, انہوں نے ووٹ کیا تھا باقاعدہ. سو دیکھیں یہ جو دوگلا پن, یہ منافقت, یہ پاکستان کے عوام آپ بڑا کلیئرلی سمجھتے ہیں. اب آپ عوام کو چکر نہیں دے سکتے ہیں. پیپل کین سی تھرو یو. ہاں ماضی میں 90 میں جب آئے تھے نیا معاملہ تھا, وہ جمہوریت بحال ہوئی تھی جنرل اپنا ضیاء الحق کے ایئر کریش کے بعد 1988 میں چلے, اور وہ بھی کبھی ایک یہ جاتے تھے آتے تھے, ایک یہ گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ, اینڈ دے بین آل پارٹ آف دی انٹریگ. یہی لوگ ایک دوسرے کے خلاف انٹریگ کرتے رہے, یہی لوگ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہے. تو میرا خیال ہے تو دیکھیں نا بریگیڈ صاحب وہی تو انہوں نے بڑی اچھی مطلب لرن کیا ہے جس کی وہی سازشیں جو ہیں جسے کہہ لیں محلاتی سازشات جو ہیں اسی کی بدولت تو آج یہ پھل کھا رہے ہیں. دیکھیں اگر عمران کی اپنی مسٹیکس بھی ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے دے میڈ شیور دا پی ایم ایل نون لیڈ بائی دا شریفز کہ عمران کی آرمی کے ساتھ ریکنسیلیشن نہ ہو پائے, جو ڈیوائیڈ ہے یا جو اس ٹائم لڑائی ہے وہ کنٹینیو رہے. دیکھیں جناب ان کو سوٹ کرتا ہے چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے پی ایم ایل این ہو, ان کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ جو مہاجرائی چل رہی ہے between the PTI and the military government یا between the judiciary and the military establishment یا between judiciary and the military establishment جو آج کل تناؤ دیکھتے ہیں یہ دل میں خوش ہوتے ہیں. ان کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ لڑتے رہن آپس میں لڑتے رہن, اسی بھی انجوائے پاور پرکس اینڈ پریولیجز. دیکھیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, یہ لوگ یہ چاہتے ہیں جو میری اسسمنٹ ہے کہ ملک کا جو کی پوسٹ ہیں وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے, اور خاص کر یہ جو ریاست کے جو فائنینشیل تجوری ہے یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. یہ تو ان کے ساتھ گڑبڑ ہوگی اس مرتبہ کہ سالجار صاحب فائنانس منسٹر نہیں بنے کیونکہ وہ فائنانس میں سے ہوتے ہیں. تو بس اب یہ سمجھے کہ شریف فیملی جو ہے وہ پاکستان کے فائنینشیل پاکستان کی ٹریجری کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. کہاں پہ 10 ارب لگانے ہیں, کہاں پہ 20 ارب لگانے ہیں, کہاں پہ ڈیولپمنٹ فنڈ کتنے دینے ہیں, کہاں پہ یہ پروجیکٹس کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس دفعہ تو وہ میں کہتا ہوں ان کے لیے بیڈ لک ہوگی کہ یو ہیو اے فائنانس منسٹر جو کہ پی ایم ایل نہیں ہے, یہ شریف فیملی کا نہیں ہے. کی اپوائنٹمنٹ ساجین کی اپنی فیملی کی ہیں. بیٹی از دا فائنل چیف منسٹر, دی بردر از دی پرائم منسٹر, دی سمدی از دی ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ دی فارن منسٹر. تو کی اپوائنٹمنٹس ایکسپٹ فور فائنانس ابھی بھی ان کے پاس ہیں. ٹھیک ہے نا جی. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ پاور perks, privileges, protocol, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ this is all that they're looking for. حالانکہ میں سمجھتا ہوں ان کو یہ چاہیے کہ یہ ان کے سٹیپس وہ اقدامات نظر آنے چاہیے جس میں یہ کہے کہ نہیں جناب یہ ملک میں جو مہاجرائی چل کے ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, ہم وہ کرتے ہیں. لیکن وہ مہاجرائی تو سوٹ کر رہی ہے, تبھی تو وہ گارنٹی ہے کہ یہ سیاست میں یا سیاست کہہ رہا ہوں گورنمنٹ میں ان کا ٹائم کو پرولونگ کرے گی. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب نے کتنی خوبصورت بات کر دی, نکلا ہے نا ان کا. میں نے کہا اگر ہم نے
उनको वो रिजर्व सीट सारी वो दे दी और वो उनका मैंडेट उनको वापस कर दिया, तो फिर हम लोग जेल में होंगे और वो हमारी जगह बैठे होंगे। तो सारा ये जो चक्कर है, ये सारा जो क्राइसिस है वो पावर का है, ठीक है ना जी। एक पार्टी जो है वो कहती है हमारा मैंडेट जो है वो चोरी किया गया है, दूसरे वाले जो है वो कहते हैं नहीं जनाब। और जुडिशरी जो है, अब जुडिशरी के मैं बिल्कुल बिगड़ते हुए तेवर देख रहा हूँ, उनके तेवर बिल्कुल बदल गए, उनका माइंडसेट बदल गया, और आने वाले दिनों में उसका क्या इफेक्ट होगा वो तो देखेंगे कि मेन फैसलों पे इश्यूज के ऊपर क्या फैसले आते हैं। और बेर साहब, ये शाहिद खकान अब्बासी साहब का प्राइम मिनिस्टर और पीएमएल नून के जिसे कह लें एक अहम स्टालवार्ड थे, नो मोर, उन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए, लेकिन अभी उन्होंने जिसे कह लेना कि राज ओपन कर दिया कि मैं क्यों नवाज शरीफ को छोड़ा। इसलिए छोड़ा, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ और दूसरी कुव्वतों के शोल्डर्स के ऊपर, कंधों पे सवार होके पावर में आए हैं, लोगों के वोटों से नहीं आए। और मैंने उन्हें कहा था वो जब आपको फिर हटाना चाहेंगे हटा देंगे, तो आप फिर वही सियासत कर रहे हैं 90s वाली, इससे निकल आए, आप एक डेमोक्रेटिक फेस पुटअप करें, एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल लॉन्च करें, स्टार्ट करें। लेकिन नवाज शरीफ साहब रिफ्यूज टू दैट और उन्होंने पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करने को ही तरजीह दी। तो क्वाइट अनफॉर्चुनेट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट। मैं आपको एक बात बताऊं, शायद खकान अब्बासी और जो स्टॉलवर्ड्स हैं सिर्फ उन्होंने ये बातें नहीं की हैं, बल्कि और लोग जो बिल्कुल क्लोज कैबिनेट के बंदे थे नवाज शरीफ के साथी, आप देखें ना मियां जावेद लतीफ साहब क्या स्टेटमेंट ने अभी उनको तो उन्होंने थोड़ा आराम कर लिया और जरा ठंडा कर दिया, ये एडवाइजर बना के पॉलिटिकल पेज पे, लेकिन आपको पता है पहले उनकी क्या गुफ्तगू थी एडवाइजर बनने से पहले, ठीक है ना जी। सो वो हो गए, वो तो सारे बार बार ये बात कर रहे हैं कि जनाब अगर आपका मैंडेट जेन्युइन नहीं है तो फिर किस मुंह के साथ आप जो है आप अवाम को फेस कर सकते हो। लेकिन भारत में फिर वो बात है कि पाकिस्तान में पावर, पर्क्स, प्रिविलेजेस और प्रोटोकॉल, ये अगर आपको मिल जाए, यू आर प्रिपेयर्ड टू कॉम्प्रोमाइज एंड ऑन योर आइडियाज, ऑन योर आइडियोलॉजी, ऑन योर प्रिंसिपल। तो पाकिस्तान में आपको पता है कि, और दूसरी एक और चीज याद करें, पाकिस्तान की सियासत को आप एक जुमले में समराइज कर सकते हैं। व्हाट इज पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ऑल अबाउट? पाकिस्तान की सियासत इज ऑल अबाउट डीड्स, डील, एनआरओ, सही, कॉम्प्रोमाइजेस, और उसके बाद गिव एंड टेक, मुकमुका। बस ये याद रखें। तो हर वक्त अभी मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इनमें से कोई एक चीज पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी स्टेक होल्डर में ये चीज चल रही है। तो मैं इसमें पीटीआई के लोगों को रूल आउट भी नहीं करता हूँ, ठीक है। अब पीटीआई में बड़े नए लोग आगे हैं, उनके पुराने लोग जो है ओरिजिनल नजराती लोग जो है वो कोई जेल में है, कोई अभी भी अंडरग्राउंड है, वगैरह वगैरह। तो लिहाजा जो नए लोग आए आप देखिए उसमें बड़े मशकूक किरदार भी हैं, नजर आते हैं मशकूक कैरेक्टर, लेकिन उनको आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि ये लोग जो है ये डबल गेम खेल रहे हैं। तो ये शेर अफजल मरवत भी आप देख लें, वो थोड़ा सा डबल एजेंट वाला सीन निकला। नहीं, शेर अफजल मरवत जो है वो फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ ऐसी मैंने भी नोट किया कि ये उस तरह का 100% को कहते हैं जेन्युइन खिलाड़ी जो होता है आइडियोलॉजिकल, जिस तरह हम पहले देखते रहे, ये नजर आ रहा था कि ये कुछ मामला जो है वो कुछ सही नहीं है। और अब देखिए वही हुआ, he has been sidelined because his statements at times were very suspicious। बहुत मशकूक स्टेटमेंट थी, और वो सऊदी अरेबिया वाली स्टेटमेंट बहुत, हाँ जी, वो डैमेज। क्या जरूरत है कि सऊदी अरेबिया के बारे में, एमबीएस के बारे में कोई जरूरत है कि आप इस किस्म की स्टेटमेंट? दैट वाज वेरी डैमेजिंग फॉर बोथ इमरान खान एंड द पीटीआई, फॉर द पार्टी। और वो साहब गए भी जिस तरह अभी हमने उसमें बात की थी कि शुरू में शरीफ फैमिली जिनको भोंकू कह रही है, आज वही बेहतरीन है, क्योंकि वो समझते हैं कि अब ये उनके भोंकू नहीं रहे, हमारे हो गए हैं। तो वो गरीदा फरूकी के प्रोग्राम में गए, जो कि जिसमें पीटीआई का कोई बंदा नहीं जाता, क्योंकि उनपे उन्होंने टैग किया हुआ है कि ये एंटी पीटीआई है, प्रो पीएमएल नून है, उन्हीं के इंटरेस्ट को सर्व करती हैं। तो दैट गिवन डे, जिस दिन यहाँ पे सऊदी डेलीगेशन मौजूद था, वो उनके प्रोग्राम में गए और जाके कहा कि एमबीएस और सऊदीया वाज पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी जिसने इमरान को हटाया है। अगर आपको याद हो
कि एक सडनली एक जर्नलिस्ट ने उनको पकड़ लिया और कहा कि जी कल आपकी ख्वाजा हाफिज साहब से मुलाकात हुई थी। अब पब्लिक देखे ना, कोई मुलाकात हो इन हालात में तो वो चीज छुप नहीं सकती है। अगर आपने कोई सीक्रेट मुलाकात की है तो यू विल गेट एक्सपोज। तो उसमें 2-3 चीजों पे व्हेन ही गॉट एक्सपोज तो आजकल ही साइडलाइन एंड आई डोंट थिंक कि उनका जो एक ट्रस्ट का जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है उनका कायम हो गया है विद ओन पार्टी लीडर एंड पार्टी टॉप लीडरशिप। एग्जैक्टली और इवन वेयर साहब अगर वो भी देखें उस वक्त जब उनको हीरो बनाना था वो जाली किस्म के शायम किस्म के वो होते थे जी, इनकी गाड़ी को 5 नामालूम लोगों ने घेरा हुआ है, फिर जी इनका टायर बस्ट हो गया जी, इन पे अटैक हो गया कहीं, इस तरह की करके पूरी सिंपैथी पब्लिक सिंपैथी इन्वोक की जाए इनकी फेवर में और इनको बताया जाए। तो आल्दो के बुक कब जेल यात्रा भी नहीं इतना मतलब हार्ट हिटिंग स्टांस वो लेते थे, लेकिन एंड टाइम पे जब उनको यूज करना था दूसरी साइड ने उनको यूज किया अगेंस्ट द पीटीआई। तो अब वो देखें अब राइट वो किसी किस्म के शैम अटैक्स भी नहीं है उनके, पता नहीं वो साहब कहाँ पे दुबई लीक्स में उनकी प्रॉपर्टी भी निकल रही है। पाकिस्तान की सियासत में एक दफा आप एक्सपोज हो जाए तो देन यू एक्सपोज वेरी बैडली इन द आईज ऑफ द पीपल एंड आई थिंक उनको आप बहुत कुछ करना पड़ेगा कि वो अपने वोटर्स में अपने पीटीआई के लोगों में अपना एतमाद और ट्रस्ट बहाल करने के लिए आई थिंक वी हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड टू रीगेन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। जी 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 ट्रू। और वीर साहब इसमें इसी में जो आपने बात की कि पाकिस्तान में डील एनआरओ किसी ना किसी टाइम ये चीज चल रही होती है और ये एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स है, तो आपको इमरान खान भी एट द एंड ऑफ द डे जब उनको कभी रिलीफ मिलेगा तो यही आउट ऑफ डील ही होगा, आउट ऑफ एनआरओ होगा, या समझते हैं कि जो उनकी स्ट्रगल चल रही है उनकी पार्टी के बकौल या इमरान खान के बकौल, तो वो उस स्ट्रगल से मेरिट पे आएंगे बाय? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जिस पॉलिटिकल लीडर में जितनी वो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ है और एक रोबस्टनेस है माइंड की, वो जितना प्रोलॉन्ग वो चीजें बर्दाश्त कर सकता है, एक टाइम आता है कि when there is a breaking point। नवाज शरीफ के केस में अगर आपको याद हो कि वो ब्रेकिंग पॉइंट केम वेरी सून, वो अटक जेल ही कुड नॉट गेट अटक जेल, तो उसके बाद वो लंडी जेल में चले गए, तजारा हाइकिंग केस में वो हाईजैकिंग केस में कन्विक्ट हो गए। तो क्या हुआ, बैक चलन शुरू हो गया, इंटरनेशनल फोर्सेस जो है वो मैदान में आ गए। उन्होंने उनको जाहिर बात है उनके जो दोस्त है सऊदी अरेबिया में और लेबनान में ये लोग वो मैदान में आए, ये जनरल मुशर्रफ के दौर की मैं बात कर रहा हूँ। और कैसे साद हरीरी का नाम था जी हरीरी, और वो और कैसे मुझे याद है वो खबर अगले दिन आती है सुबह सडनली मीडिया में कि जनाब पूरी फैमिली 90 सूट केसेस के क्वांटिटी भी बताई गई थी और वो सूट केसेस का जिक्र सबसे ज्यादा था और साथ में इनके कुक्स भी गए थे जी, खानसामे भी गए थे जिन्होंने जाके हाँ बिल्कुल सारे, और जनाब सारी फैमिली कैसे एकदम सरूर पैलेस चली गई और पीछे वो रह गया था अपना हमजा। मुझे याद है बाद में जब मैं नैब में गया था तो हमजा, मैंने पूछा कि ये हमजा को हमारे साथ नैब पंजाब के साथ क्या ताल्लुक है, तो यही बताया गया था कि जो उनकी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे नैब में पंजाब में उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया हुआ है एसेट्स वगैरह, वो उनकी आगे कोऑर्डिनेशन और ये उन मामला को देखना फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमदा वो सारा करते थे। लेकिन 7 साल ये बाहर रहे और उसके बाद व्हेन दे केम बैक, वो भी आपको पता कि वो जब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने बेनजीर का और जरदारी का जो कराया था एनआरओ विद जनरल मुशर्रफ, ठीक है, और उसके बाद फिर जब वो आया तो उसी एनआरओ में ये सऊदी अरेबिया से इनको भी भेज दिया गया कि जब वो वापस आ रहे तो ये भी वापस जाए, ये भी वापस आ गए एंड बैक इन पावर इन 2008 बिल्कुल। उसके बाद फिर 2013 वैसे पीपल पार्टी गवर्नमेंट इन 2008, लेकिन इनिशियली उन्होंने ज्वाइन किया था फिर कुछ अर्से बाद छोड़ दिया, लेकिन दे वर म्यूचुअली सपोर्टिंग। और 2013 में फिर इनकी बारी आ गई, तो फैसला यही था इनका आपस में एक बारी ये होगी एक बारी दूसरी होगी। वो फिर बीच में थर्ड पार्टी आ गई, थर्ड ऑप्शन आ गया बीच में 2018 वाला, फिर 2018 में वो थर्ड ऑप्शन में चेंज हुआ वगैरह वगैरह ये वो। तो ट्राइंग टू से कि बाहर जाना भी इनका जो 2019 में मैंने पहले कहा था वो भी एनआरओ के मामला थे बिल्कुल, उसके बगैर ये कहाँ जा सकते थे बाहर। सो अभी भी जो आए
یہ آئی ایم شیور یہ ایک ایگریمنٹ کے تحت واپس آئے تھے. آپ دیکھیں آتے ساتھ ہی ان کے 1 2 3 4 بڑے خوبصورت طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور میں حیران ہوں نیب والے بول ہی نہیں سکے. نیب کے پروسیکیوٹر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بول ہی نہیں سکے کیونکہ وہ ایک فضا بھی ہوا کا رخ بھی بدل چکا تھا. ٹھیک ہے نا جی, تو ان کو انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا, اپنی کیسز ختم کروا لی. تو بغیر صاحب یہ کم از کم جو مطلب انکمبنٹ جوڈیشری ہے اس کی تعریف تو کر دیتے کہ آپ نے 3 دنوں میں میرے کیسز جو ہیں اٹھا کے ڈسٹ بین میں پھینکے. خود بھی کہتے ہیں کہ وہ سارے ثاقب نثار کی کنوکشن وہ ساری ڈسٹ بین میں پھینک دی گئی. لیکن انسٹیٹ کہ یہ تھینک فل ہوں, یہ ابھی بھی ان کے چھوٹے بھائی پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف, ان کو کالی بھیڑیں کہتے ہیں. اور یہ ایٹ لیسٹ جو سرونگ ججز ہیں ان کو تو کچھ نہیں کہہ رہے, نواز شریف کی بات کر رہا ہوں, وہ جو پہلے والے ججز ہیں ان کے بارے میں مطلب کمال بات کرتے ہیں. آپ بتائیں سٹنگ اس وقت 5 ججز تھے سپریم کورٹ میں جنہوں نے پاناما کو وہ فیصلہ دیا تھا. ایک تو میں بھی لاہور سے اسپیشلی سپریم کورٹ میں پاناما کی ہیئرنگ سننے کے لیے 5 ججز کا متفقہ فیصلہ تھا. پھر یہ ریویو میں گئے تھے, وہ بھی اپنا ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا. اور اس کے بعد وہ جی اے ٹی, وہ جو 10 والیوم تھے جی اے ٹی جو ٹرالی میں رکھ کے سپریم کورٹ میں لائے گئے, اس کے تحت پھر نیب نے جو ریفرنسز بنائے تو العزیزیہ, ایون فریڈ اور وہ سارے ان کے خلاف کنوکشن ہوئی. ٹھیک ہے نا جی, چاہے مریم نواز ہو چاہے نواز شریف ہو, پراپر کنوکشن ہوئی ہے. لیکن پھر وہی بات تھی کہ جب ہوا کا رخ بدلا یہ واپس آئے اور پھر دے مینیج ٹو گیٹ دیئر کیسز کلیئر. نیب والے بولے نہیں. یہی تو افسوس تو مجھے یہ آتا ہے کہ نیب کے اپنے بنائے ہوئے ریفرنس. آپ بھی نیب میں رہے ہیں, لیکن سوری ٹو سے کہ ایسے ہول نیب کا رول زیادہ تر پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ کا ہی رہا ہے, اور آج بھی بالکل ویزیبل یہی ہے. اور جسے کہنے کہ اگر سب سے بڑا اگر ادروائز کوئی پازیٹیو کریڈٹ کے کانٹیکس میں ہم بات کریں تو وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اسکیمز ہیں وہ نیب کا ہے کہ کافی انہوں نے لوگوں سے پیسے ریکور کروائے. نیب کی جو بڑی اچیومنٹ ہے جس سے واقعی ان کو کریڈٹ بنتا ہے وہ جو پبلک اسکیم, چیٹنگ اسکیم, ہاؤسنگ اسکیم, چاہے وہ ڈبل شاہ ہو, کوآپریٹو ہو, اس کے بعد یہ ابھی موسٹ ریسنٹ جو ایڈن ہاؤسنگ اسکیم میں 12-14 ارب کی انہوں نے کی اپنا پری بارگین اور لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں, تو وہ ایک کنٹینیوس ان کا معاملہ چل رہا ہے. لیکن باقی جو مین کی فگرس تھے ان میں سے آپ دیکھیں کہ اب تو نیب قانون جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں کیسے پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ان کو ٹوسلس کرا کے بالکل ڈی ہینگ کر کے نیب کے پاور بھی پورے سارے ختم کر دیے. جی لیکن بریئر صاحب نیب کی پاور تو اسی طرح جو پبلک کے ساتھ فراڈ ہے وہ پیسے ریکور کرنے میں ہی اگر وہ اپنی انرجیز کنزیوم کریں تو وہی اپریشیبل ہوگا, انسٹیٹ کہ وہ سارا اپنا توجہ فوکس جو ہے ان کا پولیٹیشین ہو اور کسی کی ایک آواز کے اوپر گوئنگ آفٹر دیم. نیب کا قانون بڑا کلیئر ہے. پبلک آفس ہولڈر جو بھی ہوں اگر وہ کسی اسکیم میں انوالو ہوتے ہیں, کسی امبیزلمنٹ میں انوالو ہوتے ہیں, کرپشن میں انوالو ہوتے ہیں, پبلک منی کا نقصان ہوتا ہے, تو اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں, آپ سب کو پکڑیں ارسپیکٹو کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے, ارسپیکٹو وہ کون سی گورنمنٹ ہے. یہ تو نیب کا کام ہے, ان کو تو آنکھ بند کر کے ہر کو پکڑنا چاہیے جو کہ, اور پھر اس کے بعد کیس کو آپ کو پتا ہمارے وقت پہ اگر کوئی لائر اگر وہ کیس ہار جاتا ہے اپنا اکاؤنٹبلٹی کورٹ میں تو کیا اس کے اندر حشر کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ اب خود جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ پوچھتا ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں ٹھیک آپ ان کو چھوڑ دیں. مطلب اس قسم کا ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. احتساب کا پروسیس تو پاکستان میں ختم ہو گیا. تبھی تو آج ہمارا یہ دیوالی ہو گیا, ہماری یہ عادت ہو گئی ہے کہ مودی جیسا بندہ بھی ہمیں کہتا ہے کہ اب تو ان کے ہاتھ میں وہ کٹورا ہے. یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ مودی ہمارے بارے میں اس قسم کے وہ تانے دیتا ہے, ہمارا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ. رائٹ. بریڈ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا, ایک چھوٹی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آ کے ہم بات کریں گے ڈیفیمیشن لا کی, اور بریڈ صاحب سے جانیں گے کہ اس کے بعد صحافیوں کے جسے کہہ لیں کہ قلم کے اوپر ہاتھ پڑے گا یا سم ہاؤ کوئی رسپائٹ ہم اس میں دیکھ پائیں گے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. ٹیک اے بریک. صحافی سراپا احتجاج ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب گورنمنٹ لیڈ بائی مریم نواز جو ڈیفیمیشن لا لے کے آئے ہیں اس کا واحد مقصد ان کی زبان بندی ہے, تالا بندی ہے. مزید کپس لگیں گے,
मीडिया के ऊपर मीडिया अपनी बात नहीं कर पाएगा। ऑलरेडी काफ़ी सारे कर्ब्स हैं, काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, लेकिन इसके बावजूद जैसे कह लें कुछ ना कुछ सच मीडिया दिखाता है, तो वो कुछ ना कुछ सच के ऊपर भी एक बड़ी कदगन लगने जा रही है। और गवर्नमेंट जो है बिल्कुल डिटरमिन है कि हमने मीडिया, भाई हमारा कंट्रोल वाला मीडिया हमें चाहिए। इसमें तज्जिए भी ऐसा नहीं होने चाहिए जिसमें हमें आप लगें कि आप हमारे ख़िलाफ़ बात करें, हमारे प्रोजेक्ट्स के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और हमारे कामों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ब्रिगेड साहब, ये डेफेमेशन लॉ इतना सहाफ़ियों ने एहतजाज किया, उसके बावजूद भी इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, पास करवा लिया पंजाब असम्बली से। तो आने वाले दिनों पे फिर जिस तरह फ्रीली हम बात कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं, तो ये नहीं कर पाएंगे क्या? ये कि जहाँ पे मेरी खबर है और आपने सुना है, गवर्नर पंजाब ने तो वो बिल जो है उसको अप्रूव नहीं किया। जी, अभी तक नहीं किया, अभी नहीं किया, लेकिन बेशक पंजाब असेंबली में पास हो गया। उन्होंने गालिबन वापस भेजा है कि जनाब इसको रिव्यू किया जाए, नंबर 1। दूसरी बात यह कि मेरा ख्याल है वो तो कोर्ट्स में भी चैलेंज हो गया, ये वाला जो जी बिल्कुल, जाहिर बात है ड्रैकोनियन बिल है कि आप चूंकि लोग जो है इस वक्त जो सोशल, खास देखें ये बिल जो है ना, मेरी नजर में ये ज्यादातर सोशल मीडिया के अगेंस्ट है। ये एंटी सोशल मीडिया के, सोशल मीडिया पे जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वहाँ पे बहुत कुछ हकाइक जो है वो सामने आ जाते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बिल्कुल वो तो करना चाहिए, ये तो अवाम का काम है कि वो उनको मीडिया का काम है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो। अगर उनको पॉलिसी गलत है उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज करना चाहिए, उसको उसके तरफ स्ट्रॉन्ग व्यू देने चाहिए। लेकिन अब चिंता ये होगी है कि क्योंकि ये जो डायनेस्टिक फैमिलीज हैं, ये इनको पसंद नहीं है कि कोई इनको क्रिटिसाइज करे, कोई इनके फैसलों को अपोज करे, ठीक है ना जी, या इनके कोई ऐसे कोई केस है जिसमें कोई करप्शन हुई है उसको हाईलाइट किया जाए। और आपको पता पाकिस्तानी कौम वो कहते हैं कि जी अशरफिया जो है वो कुर्बानी नहीं दे रहे, कुर्बानी हम दे रहे हैं, हर चीज में हम कुर्बानी दें। इनके अपने पावर, वो तुम्हारा 6 गाड़ियां आगे 6 गाड़ियां पीछे, वो डाले चल रहे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल चल रहा है, वीआईपी प्रोटोकॉल चल रहा है, कैंप ऑफिसर चल रहे हैं, और सारे टैक्स पेयर एक्सपेंस पे। तो ये पाकिस्तान के अवाम में जो शऊर और अवेयरनेस आ गया है, ये सारा उसका नतीजा है। अभी वो अवेयरनेस ही की वजह है कि पाकिस्तानी चाहे पाकिस्तान के अंदर हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, वो सोशल मीडिया पे अपने जज्बात का इजहार करते हैं, अपने ख्यालात को बड़ा क्लियरली। और ब्रिगेड साहब, इससे कैथारसिस भी हो जाता है टाइम्स, ऐसे कलेक्टिवली हम बात करें नेशन का। अगर आप सोशल मीडिया पे, जो अभी भी एक्स बंद किया हुआ है, फॉर्मर ट्विटर, तो अगर आप इस पे से पाबंदी उठा लें तो कलेक्टिवली इन सारी चीजों से, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर कैथारसिस होता है कौम का। नहीं जी, बात यह है कि जहां तक रियासत के खिलाफ हो, रियासत के इदारों के खिलाफ हो, जुडिशरी के खिलाफ हो, मुसल्लावाद के खिलाफ हो, वो तो वैसे भी आपका इजाजत नहीं देता। ये बड़ी बात है। बिल्कुल, वो अगर कोई करता है तो वो तो बिल्कुल कानून की हरकत में आना चाहिए। आपका FIA और बाकी जो हमारे इदारे हैं, पुलिस वाला, वो तो बिल्कुल केसेस बनने चाहिए, ऐसे लोग आइडेंटिफाई होने चाहिए जो कि कोशिश करते हैं, जिनका अगर एम ये हो कि हम सोशल मीडिया के थ्रू माशरे में इंतशार फैलाएं, माशरे में जो है वो लोगों को, इदारों को और अवाम के दरमियान जो है वो खरीद पैदा की जाए, रियासत को डिस्क्रेडिट किया जाए, रियासत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाए, इंतशार कोशिश की जाए, सिविल डिसऑर्डर, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होती है वो मेरा ख्याल है उसकी इजाजत होनी चाहिए और वो करनी भी चाहिए, ताकि लोगों को, जो अशराफिया है, जो हुकूमत में, लोगों को पता हो कि हम गलत काम करेंगे तो हमें चेक करने वाले एक नहीं लाखों लोग हैं, और वो आएंगे सारे सोशल मीडिया के ऊपर। और ब्रिगेड साहब, इसमें ये देखें, ये फेक मीडिया को, फेक न्यूज को रोकने के लिए ये बिल आया डेफेमेशन वाला। लेकिन पॉइंट ये है ब्रिगेड साहब, ये देखें कि इवन PML नून के मतलब आप ये कह लें, चाहे वो मीडिया सेल हैं या कुछ मीडिया मतलब एलिमेंट्स इन द मीडिया हाउसेस, वो पूरी की पूरी फेक न्यूज या प्रोपेगेंडा न्यूज कर रहे होते हैं, जो कि बेनिफिट करती है एट द एंड ऑफ द डे PML नून की गवर्नमेंट को और इनके ओपोनेंट के अगेंस्ट होती है। उस पे ये शादियानियां बजा रहे होते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये कल को जो इनके लोग कर रहे हैं, तो क्या वो भी 30 लाख देंगे? जुर्माना जो है वो 30 लाख है।
नहीं वो देखें, बात ये है कि सोशल मीडिया पे एक लिहाज से चले तो थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ रेगुलेशन भी होनी चाहिए, तो थोड़ा सा चेक्स एंड बैलेंसेस वो भी होने चाहिए। और इस वक्त मसला ये है कि पिछले 10 साल में हमें दिखा है कि ये पीटीआई जो है, ये सोशल मीडिया में इनके जो एक्टिविस्ट थे, इनके जो यंग लोग थे, बड़े हाईली आईटी क्वालिफाइड, आईटी ट्रेंड लोग थे, उन्होंने वाकई बड़ा जबरदस्त सोशल मीडिया को डोमिनेट किया है। अब उनकी जो डोमिनेशन है वो खत्म नहीं हो सकती है। वो पीएमएलएन ने बड़ी कोशिश की है, पीपल्स पार्टी तो वैसे तकरीबन जीरो सोशल मीडिया पे। अब ये एक मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन के खासकर पंजाब की गवर्नमेंट या चले फेडरल पे, वो इस चीज को समझते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है, जो कि पीटीआई के आईटी एक्सपर्ट्स के हाथ में है, ये हमारे रास्ते में एक बहुत बड़ा हर्डल है। जो कुछ हम करना चाहते हैं हमारे लिए हर्डल है। तो फिर जाहिर बात है, और फेक न्यूज तो चले, मैं मानता हूँ कोई टॉलरेट नहीं करेगा गलत खबर दी जाए, लेकिन फिर भी वो सोशल मीडिया पे क्योंकि दूसरी ऑपोजिशन जो है वो डोमिनेट कर रही है, कितने सालों से नैरेटिव उनके चल रहे हैं, बयानियां उनके चल रहे हैं, तो ये वजह है कि फिर इस तरह के कानून जो फिर निकालने पड़ते हैं पंजाब गवर्नमेंट को। और मेरे साहब इसमें लास्ट कमेंट कर दीजिएगा इस हवाले से कि ये जितना डेफेमेशन को लेके ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे जो पीटीआई की प्रेजेंस है ये उसका टारगेट है, या इवन जो सपोर्ट कर रहा है आपकी जर्नलिस्ट कम्युनिटी में, और या इसी तरह जो एनालिस्ट हैं वो टारगेट है अपेरेंटली। लेकिन ये शायद ये चीज़ भूल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो सोशल मीडिया पे इमरान खान की पार्टी को बाहर से है। आपका जो एक्सपेट्रिएट ओवरसीज पाकिस्तानी है वो सपोर्ट कर रहा है, उसको कैसे रोकेंगे? उसके पास, इनके पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो प्लेटफॉर्म बंद कर दिया जाए सोशल मीडिया का, जस्ट लाइक एक्स। तो कल को फेसबुक बंद कर देंगे, इंस्टाग्राम बंद कर देंगे, एंड लाइकवाइज सच प्लेटफॉर्म्स। देखिए जी, मसला ये है कि डिजिटल मीडिया अब ये ग्लोबल, इट इज अ ग्लोबल फिनोमेना। अब सिर्फ अगर पाकिस्तान में आप इन मुहर्रिकात की वजह से अगर आप इनको बिल्कुल बैन कर देंगे, फेसबुक को या एक्स को, ट्विटर को वगैरह, इंस्टाग्राम को, टिकटॉक, ये वो, तो ये आप देखेंगे कि वो बड़ी एक बड़ा एक इसके इकोनॉमिक नुकसान भी हैं, वो भी बहुत ज्यादा है, माशी नुकसान भी बहुत है, क्योंकि बड़ी लोगों की, लाखों करोड़ों लोगं की मईशत जो है वो अब डिजिटल मीडिया से मुंसलिक है। हमारा बिजनेस जो है वो डिजिटाइज हो गए, हमारे बैंक डिजिटाइज हो गए, हमारे और जो तमाम प्राइवेट सेक्टर के इदारे सब डिजिटाइज है। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा एक सोच के कदम उठाना पड़ेगा कि ये ना हो कि लेने की देनी पड़ जाए, पाकिस्तान को बहुत बड़ा मईशत को और आवाम को नुकसान न हो जाए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर फरूक हमीद साहब फॉर डायसेक्टिंग होस्ट ऑफ इश्यूज। आपने बड़ा वैल्यूएबल इनपुट दिया। नाजरीन, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक सेम पॉलिटिकल टॉक एंड डिफरेंट इश्यूज। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।